धन्यवाद। धन्यवाद, बधाई। माननीय मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय राज्यपाल जी। नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और बिहार के मतदाता बिहार के बाद रोजगार के लिए परदेश जा चुके हैं। बिहार चुनाव से जिसे जो मिलना था मिल चुका है। अब बिहार की बात 5 साल बाद होगी। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार ने अगर अपने हर कार्यकाल में सिर्फ एक बड़ा कारखाना खोला होता, एक बड़ा अस्पताल बनवाया होता, एक विश्वविद्यालय शुरू किया होता तो आज बिहार की हालत इतनी खस्ता हाल न होती। लेकिन छोड़िए, हो तो बहुत कुछ सकता था पर नहीं हुआ। बुरा ये नहीं हुआ कि पुरानी सरकार में बैठे लोग दोबारा सरकार में आ गए। बुरा तो ये हुआ कि वो बिना रोजगार की बात किए सत्ता में आ गए। न अस्पताल खुला, न विश्वविद्यालय बने, हत्याएं और बाकी अपराध तो चुनाव तक होते रहे। लेकिन ये लोग रोजगार मांगने वाले युवाओं को लाठी से पीट कर भी सरकार में आ गए। अब ये लोग जान चुके हैं कि बिना रोजगार दिए भी सरकार बनाई जा सकती है। अस्पताल और स्कूलों की बात किए बिना भी सत्ता हथियाई जा सकती है। अपराधों से फर्क नहीं पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौतों को बिहार वासी अपना नसीब मान चुके हैं। सोचिए, अब आपका क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? अपने बच्चों को अपनी तरह परदेश में मजदूरी करते देख पाएंगे आप? ध्यान से समझिए, बिहार आपका है, इसे बदलना आपको ही पड़ेगा। अपना हक मांगना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लड़ना आपको ही पड़ेगा। कोई नेता और मीडिया आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सब चुनाव से अपना अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं। अब आप बचे हैं और आपका नसीब बचा है। सोचिए क्या करना है। शोषित बने रहना है या अपने हक की आवाज़ उठाना। नमस्कार दोस्तों, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख यानी कि 20 नवंबर बिहार के लिए क्या पूरे देश के लिए एक इतिहास के रूप में सामने रखा जा रहा है। आज 10वीं बार बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है। ये इतिहास है कि किसी नेता ने 10 बार अपने प्रदेश का मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीतीश कुमार इतिहास पुरुष बन चुके हैं। और नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जाता है सुशासन बाबू, ये किसी समय उनके लिए एक उपाधि के रूप में माना जाता था। लेकिन वर्तमान हालात में जो सामने नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार किसी ना किसी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा मंशा बनाए रखते हैं। पिछली बार जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसके बावजूद 2025 में उन्होंने वो हर तिकड़म लगाई जिसकी वजह से उनके पास से मुख्यमंत्री पद न जा सके। उन्होंने जेडीयू को लगा दिया, पूरी तरीके से जेडीयू को इस काम में लगा दिया कि उनके नाम पर ही मुख्यमंत्री की मोहर लगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री बनाने में असफल रही। पिछले 5 साल तक 2020 में जब चुनाव हुए तो तब भारतीय जनता पार्टी के 74 विधायक थे और जनता दल यू के पास 43 सीट थी, 43 विधायक थे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बड़ा दिल करते हुए
उनको 43 सीट होने पर भी मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। ये एक भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन कहा जाता है। लेकिन इस बार जब चुनाव से पूर्व ही ये बिहार में हवा बनने लगी थी कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का नेता ही प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा। पहले चरण तक बिहार में जब मतदान के पहले चरण तक बीजेपी ने संशय बनाए रखा कि इस बार जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस नहीं बनाएंगे और बाकी सब कुछ कहेंगे। ये हमेशा कहा जाता रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में लोग ये चर्चा कर रहे थे जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को पूरे चुनाव भर ये कहा कि चुनाव का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया और वहां पर अपने पुराने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक बार सत्ता में ले जाकर उनकी ताजपोशी कर दी। लोग यही अटकलें लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कोई एकनाथ शिंदे ढूंढने की कोशिश में है। ऐसा वो कर चुके हैं पहले भी। जनता दल यू के आरसीपी सिंह सबको याद होंगे, जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड होते थे और पार्टी में उनका कद सेकंड नंबर का होता था। बाद में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और शाह ने मिलकर आरसीपी सिंह को अपनी गोद में बैठाया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया और बाद में जेडीयू तोड़ने की असफल कोशिश की। ये तो नीतीश कुमार की अपनी दिग्गज और घाघ प्रकृति के कारण उनकी पार्टी टूटने से बच गई। लेकिन इस बार एक बार फिर अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक ही प्लेटफॉर्म पर है। बिहार में सत्ता काबिज रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मन महसूस कर सीएम पद पर नीतीश कुमार को मनोनीत कर दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि सीट पर तो मुख्यमंत्री के सीट पे तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन कंट्रोल उसे दिल्ली से किया जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार एक तरीके से नाम के सीएम रहेंगे, सारा काम बीजेपी दिल्ली से करेगी। कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि फिर प्रदेश में एक बार अली बाबा और 40 चोर की टीम आ गई है। पिछली बार मंत्रिमंडल में शामिल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हों, मंत्री अशोक चौधरी हों, मंगल पांडे हों या दिलीप जायसवाल हों, ऐसे लोगों पर गंभीर आरोप लगे थे। जन स्वराज पार्टी ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति अपने नाम की है और मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पर भी करोड़ों का घोटाला करने का आरोप उन्होंने लगाया और सबूत के साथ। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे तो काफ़ी जघन्य अपराध करने, उनको मर्डर करके आरोप में सजा काटने का भी उन्होंने खुलासा किया। ये भी कहा कि चुनाव आयोग में जो उन्होंने एफिडेविट लगाया है उसमें भी 420 का मामला बनता है। प्रशांत किशोर ने कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि सम्राट चौधरी ये बता दे कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की है और उन्होंने हाई स्कूल के बाद इंटर कब किया है, डिग्री कब ली है। उन्होंने चुनाव आयोग में जो हलफनामा जमा किया है उसमें साफ उन्होंने डीलिट की डिग्री लगाई है। चुनाव आयोग और एनडीए के बीच में जो तालमेल चल रहा है उसको देखकर अब पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि एनडीए में अब जांच एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से हिस्सा ले रहा है। बस वो अंदर हिस्से मंत्रिमंडल में शामिल ना होकर बल्कि बाहर से समर्थन कर रहा है। इसी तरीके से जुडिशरी पे भी लोग उंगलियां उठाने लगे। ये देखिए कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ में उनके कार्य प्रणाली के बारे में
अपनी राय रखता है, अपने जनता के प्लेटफॉर्म पर बात करता है, उसके पीछे जांच एजेंसियों के साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को लगा दिया जाता है ताकि उसका चरित्रहीन उसको बदनाम करने की साजिश को सफल किया जाए। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया और उसको 1 लाख यूनिट रखी गई है। आरके सिंह का आरोप है कि इस समझौते में फिक्स्ड कॉस्ट 4.16 रुपए है। इसका मतलब हुआ कि सरकार बिजली की एक भी यूनिट खरीदे या ना खरीदे, उसे ये राशि अडानी ग्रुप को देनी ही पड़ेगी। अगर मान लें कि 1 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान अडानी ग्रुप को करना पड़ेगा तो 25 साल में ये राशि 50,000 करोड़ रुपए हो जाती है। आरके सिंह का दावा है कि क्योंकि वो ऊर्जा मंत्री रहे हैं और इसलिए बिहार की भलाई के मद्देनजर एक विसिल ब्लोअर ने उन्हें इससे जुड़े कागजात मुहैया कराए हैं। आरके सिंह ने मांग की है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, इस करार को तुरंत रद्द किया जाए, इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप अधिकारी रहे सर, अखिलेश जी या राहुल जी या विपक्ष के कोई भी नेता हो, कहते हैं बीजेपी में वोट चोरी बहुत चरम पर है, ऐसा आपको लगता है क्या? सच्चाई क्या है? देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी नहीं है, वोट डकैती होती है, वोट लूट होती है। लगभग 22 स्थानों पर ऐसा चरणबद्ध तरीके से चालाकी होती है। पुलिस की कहाँ ड्यूटी लगेगी ये डिसाइड बहुत पहले से होता है। किसी एक जाति या एक सिद्धांत विश्वास करने वाले को पुलिस को लगाया जाएगा, उसी तरह से पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी लगेगी और इसी तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगेगी। जो लोग जो कार्यालय खुलते हैं पुलिस के या मजिस्ट्रेट्स के, उस तरह वहाँ भी ये दिक्कतें आती हैं। फिर कहाँ बैरियर लगने हैं, कौन लोग वोटर्स को रोक सकते हैं, कौन नहीं रोक सकते हैं, पोलिंग एजेंट कौन होंगे, हर चीज पर कहीं ना कहीं वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें दिक्कत होती है। कहीं कहीं तो यहाँ तक कि वहाँ पर जो सीट ही चोरी कर लिए, सीट ही पर डकैती है। आगरा की जो सीट है वो रिजर्व सीट है, लेकिन आगरा के जो एमपी है वो रिजर्व सीट का नहीं है, रिजर्व कास्ट का नहीं है। 1 घंटे में जांच हो सकती है, लेकिन अभी तक कई साल से जांच नहीं हो पाई है कि आगरा की रिजर्व सीट पर अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति, हालांकि हमारे वो बहुत पुराने मित्र हैं, माननीय आदरणीय है, लेकिन वो शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो सांसद है। तो निश्चित रूप से जब सांसद की सीट पर डकैती हो रही है, उसका अपहरण हो रहा है, हाईजैकिंग हो रही है, तो वोट चोरी वोट डकैती तो बहुत छोटी चीज है। It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy.